Okay, a very good evening, everyone. Today I am here on page of Namaste Yoga. Would like to say very thanks to the administrators for providing me a chance to talk to you all on a very specific topic, which is being a very specific concern of many people in the present scenario, and that is managing lockdown anxiety. Yes, this is the right time for us as well. Being a psychologist, I'm also finding a lot of cases in my areas where people are having a lot of issues like feeling of loneliness and lack of sleepiness, feeling of non-worthiness, and a lot of issues are there. Okay, yeah. If any one of you just face this problem of language, you can just tell me. I can be bilingual as well. So starting the discussion, and I'm having a PPT, so the screen sharing option is not there on Facebook. So starting the session with a very important point, and would like to start and would like to initiate by talking on specific few points which are nowadays a basic major concern. Yes, आज की इस परिस्थिति में जो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमको ये लग रहा है कि हम बहुत कुछ करने के लायक होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इस परिस्थिति में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी वर्थ ख़त्म हो गई है, शायद हमारा टैलेंट किसी काम का नहीं रहा, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं. सो बिलीव मी, आज मैं अपने ज्ञान के स्तर से जितना आपकी मदद कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा. बाकी सबको चलाने वाला वो परमेश्वर है और सबको मदद करने वाला वो भगवान ही है. सो आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन. जस्ट फोकस ऑन बैक स्क्रीन. सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन मैनेजिंग लॉकडाउन एनजाइटी. जब हम एनजाइटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो एनजाइटी का मेजर कंसर्न होता है जिससे हम एनजाइटी को डायग्नोज करते हैं, वो डायग्नोसिस इस बात से होती है कि बेसिकली इंसान को प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर एरिया से आ रही है. और एनजाइटी का रूट कॉज हमेशा स्ट्रेस होता है. आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी कभी कोई समस्या आती है तो समस्या का सबसे बड़ा जो रूट कॉज होता है वो हमारा स्ट्रेस होता है. किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या की शुरुआत स्ट्रेस से होती है. और हमारे शरीर में यदि लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई मनोविकार घेर सकता है. इसलिए मनोचिकित्सा के साथ साथ जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका भी बहुत ज़्यादा बलिदान जो है, बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो इस बात पे ही है कि मनुष्य का जो पेट है वो साफ़ रहे. और बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते हैं, मैं ऑफिशियली नाम नहीं ले सकता, बट कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा एंड लॉट्स ऑफ थिंग. सो आप मैं इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बहुत तरीके से लोग एनजाइटी फेस कर रहे हैं. और एनजाइटी के साथ मैनेज करने के लिए जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा. सो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं और हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न जो लोगों को इस समय फेस करने में आ रहा है. जैसे मैंने जो अभी तक कॉल्स अटेंड की हैं, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मौका मिला है कि ऑल ओवर यूपी रीजन में या पूरे ऑल ओवर इंडिया से यदि कोई चाहे तो वो जनरल काउंसलिंग के लिए मुझे फ़ोन कर सकता है. मैं सेशन के एंड में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा. यू जस्ट हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर एवरीवन. येस. सो जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये जो मेजर लॉकडाउन में कंसर्न है वो क्या है. ये सब कंसर्न मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा है. यदि आपकी ओर से कुछ नया होगा तो इट विल बी वेरी मोस्ट वेलकम्ड. सो जो सेशन है वो इसमें हम बात करने वाले हैं जिस मेजर कंसर्न की. सबसे पहला कंसर्न है फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. लोग साथ में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी ने पिछले काफ़ी लंबे समय में अपनी एक दुनिया बनाई है और अपनी उस दुनिया को वो हर किसी के साथ साझा नहीं करता है, जिसके कारण ये परिस्थिति हो गई है कि लोगों को कहीं ना कहीं लोनलीनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आने लगी है. फीलिंग ऑफ बीइंग नॉन वर्दीनेस और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस मीन्स कहीं ना कहीं इंसान को लग रहा है कि बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं. परसीव्ड अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों को ये लगने लगा है, जिनका बिजनेस है, जिनका अपना जॉब है, उनको ये लगने लगा है कि शायद अब ऐसा समय आ जाएगा जब मैं किसी काम के लायक नहीं रह जाऊँगा. हमारे इस एम्प्लॉयमेंट का या हमारे इस एरिया का
बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा हाई स्क्रीन एक्सपोजर दे रहे हैं। येस, इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने लोगों को बहुत एक्सेसिव फ़ोन यूज़ करते देखा है और मैंने ये इस दौरान महसूस किया है लोग मैक्सिमम टाइम स्क्रीन एक्सपोजर पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हर काम में सबसे इम्पॉर्टेंट सहयोग करता है वो हमारी आँखें, हम उसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पांचवा रीज़न जो मेरे हिसाब से वो है फीलिंग ऑफ बोर्डम। लोगों को ये भी लग रहा है कि बैठे बैठे क्या करें, कुछ नहीं करें तो चलो इससे अच्छा है फ़ोन ही चलाते हैं, चलो इससे अच्छा है कुछ ही करते ही हैं, यूट्यूब पे ही कुछ देख रहे हैं, फेसबुक पे ही लोगों के पोस्ट देख रहे हैं और उस पर रिप्लाई कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। जब भी हम किसी इंसान के किसी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई कमेंट कर रहे होते हैं तो वो कमेंट में हमारा माइंड, हमारी फीलिंग्स, हमारा इमोशंस, हमारा हर्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको अपने आप को ध्यान रखना है कि आप यदि मजाक के मूड में हैं तो इट इज़ ओके फॉर फन, बट आपको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कमेंट ना रिसीव करने हैं, ना बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कमेंट करने की कोशिश करनी है। जो छठवां रीज़न मैंने ऑब्जर्व किया है, या तो लोग बहुत कम खा रहे हैं या तो लोग बहुत एक्सेसिव खा रहे हैं, ठीक है। एपेटाइट बहुत डाउन हो गई है लोगों की, या तो भूख बहुत कम हो गई है, भूख लगना कम हो गया है लोगों को, जिसको बिज़नेस की बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन कई कई जगह पे ऐसे भी जो है रिएक्शंस देखे जा रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इस टाइम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा कल्चर भी है। हम हर त्यौहार, हर चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट कहीं ना कहीं लोग ओवर ईटिंग के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को भी बुला सकते हैं। सेवेंथ रीज़न विच आई हैव फाउंड, दैट इज़ स्लीपलेसनेस या ओवर स्लीपिंग। कुछ लोग हैं जिनकी रात की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो मेनिया हो जाएगा या तो डिप्रेशन हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सेसिव स्लीप भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे लिए स्लीपलेसनेस की कंडीशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। 8th पॉइंट जो मुझे मिला है वो है स्ट्रेस एंड परसीव्ड डिप्रेशन। कई सारे लोगों को ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें कोई मेंटल इशू ना हो जाए, हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरीके की बहुत सारे ऐसे कंसर्न लोगों के दिमाग में आने लगे हैं, जिस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको डिप्रेशन नहीं होगा यदि आप लोगों से बात करते रहेंगे, अपने लोगों से जुड़े रहेंगे। फैमिली कन्फ्लिक्ट, कई जगह पे जो मेरी बातचीत होती है मेरे पेशेंट से, मेरे क्लाइंट से, उसमें मुझे ये चीज़ सुनने को मिली है कि लोगों के फैमिली इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत जगह पे सुलझ गए हैं और बहुत जगह पे उलझ गए हैं। एक बीच में व्हाट्सएप पे ही एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि रामायण का ये इम्पैक्ट पड़ा कि भरत ने जब अपने भाई के लिए सारा राज्य त्याग दिया, तो इस प्रसंग को देख करके एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने भैया के साथ जो ज़मीन जायदाद का मैटर चल रहा है उसमें मैं उनको जो भी हिस्से में चीज़ आएगी मैं उनको दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली कन्फ्लिक्ट सुलझे भी हैं, लेकिन फैमिली में बहुत सारे कन्फ्लिक्टफुल सिचुएशंस हो भी गए हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का दिन भर साथ रहना, बच्चे को संभालना, फैमिली में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, सबका एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्ट, और सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। 10वां रीज़न जो मुझे मिला है, लोगों के अंदर एक फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड जो है डेवलप हुआ है। लोगों को ये लगने लगा है कि यदि कोरोना हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके में आ गया है तो मुझे भी हो जाएगा। देखिए ये एहतियात के नाम पे तो ठीक है, लेकिन यदि ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको मैं 11th पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, विच इज़ टर्म जो मेरे हिसाब से मेरा अपना टर्म है, कोविड-19 फोबिया या ओवर क्लीनलीनेस। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा सफाई पे फोकस हो रहे हैं तो आपके अनकॉन्शियस की एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जब अनकॉन्शियस की एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस पर फोकस करने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और इन चीज़ों पे ध्यान देने लगेंगे। देखिए, वायरस को क्लीन करने के लिए 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, यदि आप 20-30 सेकंड्स भी धोते हैं तो इट इज़ नॉट बैड। लेकिन यदि आपका ये प्रोसेस बढ़ता चला जा रहा है और आप क्लीनलीनेस पे ओवर फोकस्ड हैं तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि ये क्लीनलीनेस कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये एक साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस है आपको कि यदि आप ओवर क्लीनलीनेस की फीलिंग से जो है बुरी तरीके से फंस गए हैं या परेशान हैं तो आपको मुझसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, या किसी भी एक साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी एक पर्सन से आपको बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। फियर एंड एंगर, लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ रहा है। फियर इस बात का हो रहा है कि अब फ्यूचर के बारे में फियर हो रहा है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारे फ्यूचर में हमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही है। और एंगर इस बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आ रही है।
हाई मूड स्विंग्स, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हाई मूड स्विंग्स फील कर रहे हैं। खुश हैं तो इतने ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर ले रहे हैं, और दुखी हैं तो इतने ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं कि अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, और भी कुछ अलग कारण हैं, बट मुझे लगता है कि समय को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम सभी धर्मों की प्रेयर को देखें, जैसे इस दौरान मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म को या रिलीजन को सही गलत कहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे वो इस्लाम की आयत हो, कुरान की आयत हो, बाइबल का कोई कोट हो, या गायत्री मंत्र हो, या किसी भी धर्म का कोई भी मंत्र हो, यदि हम उसका मूल रूप देखें, जो उसका मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमको वो सिखाता है, भगवान हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चलो, ओ लॉर्ड लीड अस टू द राइटेस्ट पाथ। यदि हम किसी गलत रास्ते पे उलझ गए हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को वहाँ से सही रास्ते पे ले चलो। ठीक है, तो आज हमें सेशन की ज़रूरत क्यों है? आज हमें सेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए हैं। आज मैं फेसबुक के थ्रू आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप ट्विटर के थ्रू अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक हैशटैग डाल करके अपनी कोई भी निजी समस्या उनको बता सकते हैं, आप पीएमओ ऑफिस में बता सकते हैं। पहले लोग 6-6 महीने चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी का रिप्लाई आया पास में ही जो है एक लंबे समय का इंतज़ार बीत जाता था और चीज़ें ठीक होने में बहुत समय लग जाता था। आज हमारे बीच में बहुत अच्छे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गए हैं। यदि आपकी कोई फैमिली का मेंबर अमेरिका में फंसा हुआ है, चाइना, जापान या जर्मनी, कहीं भी कोई पर्सन है, तो वो यदि ट्रैवल करना चाहता है तो वो ट्रैवलिंग टाइम के हिसाब से फ्लाई करके आपकी पर्टिकुलर कंट्री में पहुंच सकता है, और वहां पे पहुंचने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट लगाना है, आपको थोड़ा सा पैसे खर्च करना है, और आप फ्लाई करके कम से कम समय में अच्छी से अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। अपने लिए बहुत सारे रास्ते डेवलप हो गए। यदि हम कोरोना को छोड़ दें तो के अवेलेबल हैं। हमें अपने आप को सिक्योर करने के लिए वेपन्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हमारी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने जो हाँ, सो थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन है, शायद उस वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। सो मैं पीछे 10 सेकंड से फिर स्टार्ट करता हूँ। अपने हेल्थ को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे रास्ते गवर्नमेंट ने हमारे डेवलप कराए हैं, और हम भावी जो समय है उस समय पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ और बेहतर हो सकती हैं। अपने हेल्थ को सिक्योर करने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए देश में बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब हमें जो डेवलप करने की ज़रूरत है वो बायोलॉजिकल वेपन है, जो कि गवर्नमेंट का मैटर है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक वेल्थ। हर आदमी के पास कहीं ना कहीं थोड़े बड़े अमाउंट में पैसा बढ़ा है, लोगों की ज़रूरतें और उनके शौक़ के साथ उनका पैसा भी बढ़ा है। और एक छोटा सा कमेंट मैं देना चाहूँगा कि अभी तक सरकार लोगों की इस चीज़ के लिए परेशान थी कि हम उनकी गरीबी को मिटाएं, बट मैं ईमानदारी से देखूँ तो जिस तरीके से ऊंचे नीचे छोटे बड़े हर तरीके के लोग शराब के ठेकों पर भीड़ लगाए पड़े हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को शायद संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार साबित कर रही है। खैर, वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। और टॉपिक ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सोसाइटी में बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए हैं, हमने सोसाइटी में बहुत सारे रास्ते डेवलप कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम अपने लोगों के बीच में हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ा है। यदि पहले किसी के घर में बर्थडे होता था या बच्चा पैदा होता था या किसी की शादी होती थी तो चिट्ठी के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और लोग काफ़ी समय पहले से आ जाते थे। लेकिन आज घर में ये परिस्थिति है कि यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे बर्थडे का अपडेशन ना आ जाए तो हम उस पर्सन का बर्थडे भी भूल जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यदि हम बात करें तो आप दिल्ली से वाराणसी 1 घंटे 10 मिनट में फ्लाई करके पहुँच सकते हैं, ट्रेन से आप 12 से 14 घंटे में पहुँच सकते हैं, बस से आप 18 घंटे में पहुँच सकते हैं, और आप कार से 24 घंटे में पहुँच सकते हैं। लेकिन आप यदि ये देखें तो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। दूरियां किस तरीके से बढ़ी हैं? पहले घर के किसी अच्छे कार्यक्रम में यदि आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को बुलाते थे तो वो घर के कामों में बहुत दिनों पहले आकर के हेल्प करता था, आपकी इज्जत को बचाने में मदद भी करता था। लेकिन आज यदि हमारे खुद के मामा जी की भी शादी हो तो हमारा एक रिस्पॉन्ड होता है कि कहीं ना कहीं जो है हम उस समय बारात के समय पहुंचेंगे या हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो जाएगी। अभी मैं प्रेजेंटली कुछ दिनों पहले मुंबई गया था तो मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है कि वो जो रिलेशन था वो रिलेशन बहुत क्लोज़ था, लेकिन चीज़ों को बहुत परिस्थितियों के तहत टालना पड़ा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत लेट हूँ, बट मैंने बहुत लोगों को जब वहाँ पहुँचते देखा तो मुझे लगा कि जो इनके खुद के खास रिलेटिव्स हैं यदि वो इतने लेट हैं तो इसका मतलब लोगों के बीच में सच में दूरियाँ बढ़ी
बढ़ी हैं। तो हमारे बीच में दूरी कम हुई है, लेकिन आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरी बात करें यदि हम वेज टू इंश्योर हेल्थ की, तो अपने शरीर को सिक्योर रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जितने ज़्यादा साधन बढ़े हैं, आप उठा के देख लीजिए पूरा का पूरा इतिहास। 20 सालों में जितनी बीमारियों की लिस्ट आ गई है, पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया बनाई जा सकती है। वेपन्स टू सिक्योर अस, खुद को सिक्योर रखने के लिए जितना ज़्यादा हमने वेपन्स डेवलप किया है, चाहे आप जितने बड़े नेता हो, जो भी पर्सन हो, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो या एक नॉर्मल जनरल वेलबींग हो, हर आदमी को अपनी सिक्योरिटी का एक जो है कंसर्न रहता है। तो यदि हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए वेपन्स डेवलप किए हैं, तो हमारा इनसिक्योरिटी और फियर भी बढ़ गया है। इकोनॉमिक वेल्थ, यदि हमने पैसा डेवलप किया है अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में यदि पिछले 10 सालों में पैसा आया है, तो आप ये भी उठा करके देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में पिछले 10 सालों में जितना डिससेटिस्फैक्शन आया है, वो आपकी लाइफ में पिछले 10 सालों से पहले नहीं था। ठीक है, तो हम आखिर क्यों इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं? इन चीज़ों में लैग करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारी इनर वॉइस। मैं अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हुए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपने इस लॉकडाउन एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो इनर वॉइस है वो हमें बच्चों के जैसे सुनाई देती है। यदि आप लेज़ का एक पैकेट बनारस में चुराते हैं तो भी आपके मन से आवाज़ आएगी ये गलत है। आप अमेरिका में चुराते हैं तो भी आवाज़ आएगी। आप अर्जेंटीना में चुराते हैं तो भी आवाज़ आएगी ये गलत है। और आप यदि चांद पे भी जाके उसको चुराते हैं तो आपके दिल से आवाज़ आएगी ये गलत है। हमारी इनर वॉइस जो है वो हमारे माइंड और हार्ट के बैलेंस कॉम्बिनेशन से निकला एक कंक्लूजन होता है, जिसको हम बच्चों के जैसे सुन सकते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। और जब भी हम अपने इनर वॉइस को फॉलो नहीं करते तो हमारे मन में एक बहुत हिडन गिल्ट फील होता है। जैसे कि पैसा तो मिल रहा है बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको फियर है, तो आपकी एंजाइटी और आपका फियर उसमें कंटिन्यूअस बना रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए अपने हार्ट को, अपनी इनर वॉइस को, जो आपके माइंड और हार्ट का बैलेंस है, उस पर फोकस करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट थिंग, जो हमारी इनर वॉइस होती है वो यूनिवर्सल होती है, कांस्टेंट होती है और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होती। यदि आप प्रैक्टिकली उठा के एग्जांपल देखें तो यूनिवर्सल लेवल पे ये जो हमारी इनर वॉइस है, आपको मैंने एग्जांपल दिया, आप अमेरिका, जर्मनी, जापान कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे आपकी इनर वॉइस कभी भी चेंज नहीं होगी। और यदि आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करते हैं, यानी आप जब इसको फॉलो करते हैं, तो ये सेटिस्फैक्शन और एश्योरेंस देती है आपको। और मेरा एक बहुत पर्सनल मत है और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद आप इस बात से एग्री भी करेंगे, इंसान का यदि अपने आप से कनेक्शन बहुत लूज़ है तो उसका ज़िंदगी में हर किसी से कनेक्शन पे बड़ा डाउट होगा। डाउट इस चीज़ के लिए होगा क्योंकि यदि हम अपने आप को ढंग से नहीं जानते तो हमें कोई भी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने की कोशिश करें। और यदि प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो हम इस जनरेशन में जी रहे हैं जो पूरी तरीके से सोशली नेटवर्क्ड है लेकिन सोशल नहीं है। आपके घर में मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो उस दौरान हमारे घर में यदि कोई बहुत दूर के दादाजी के फ्रेंड की वाइफ आई हैं या कोई भी आया तो हमें कहा जाता था उसके पैर छुओ, आंटी को प्रणाम करो, उनका पैर छुओ, उनकी वेलबींग पूछो, उनका हाल चाल पूछो, उनकी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पूछो। सो वी यूज टू फील इरीटेटेड दैट टाइम, ये कौन सा हरकत है, अरे हम सबका पैर छूते रहें, ऐसा क्यों करेंगे हम। बट नाउ वी फील कि आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें वैल्यूज़ की जो कमी है वो इसी वजह से है क्योंकि हमने उनको ये छोटी छोटी चीज़ों पे टोकना बताना बंद कर दिया है। तो इसलिए हमारी आज की जनरेशन पे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन यदि घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हॉस्पिटल में रुकने के लिए रात को 2 लोग भी नहीं मिल पाते। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस पे हम सब पेरेंट्स को, हम सब बड़ों छोटों को, भाई बहन को, सबको सोचने की ज़रूरत है कि इस सोसाइटी में जिसमें हम जी रहे हैं हम सोशल नहीं हैं। सोशल होने का मतलब सोशल गैदरिंग में जाना नहीं होता। सोशल होने का मतलब सोशली लोगों के सुख दुख में कंसर्न रहना होता है। लोगों के बीच में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है? ये फ़ोटो मैंने फेसबुक से उठाई है। इस लड़के ने कुछ दिन जिम जाना ट्राई किया, जब इसको जिम में सक्सेस नहीं मिली 3-4 दिन में, इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि हम 4 दिन में 6 पैक्स नहीं बना सकते। इसको जब 4 दिन में 6 पैक नहीं बना तो इसने मजाक में, घर में पाव भाजी बन रही थी और घर में पाव का जो बंच था उसको उठा के इसने टेप से चिपकाया अपने सीने पे और 6 पैक बना करके इसने फोटो फेसबुक पे डाल दी। देयर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स
इसको भी पता है कि ये बिहेवियर अप्रिशिएबल नहीं है, और जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी पता है ये रियलिटी नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना हमें ऐसे बिहेवियर को प्रमोट करना है, ना हमें ऐसे बिहेवियर को बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हमारी वजह से ही शायद ऐसी परिस्थितियां होंगी कि ये बेचारा चाह करके भी डिस्ट्रैक्टेड बना रहेगा। तो हमें ऐसे चीज़ों को कमेंट करना और शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। पिछले 10 सालों में यदि ईमानदारी से देखें तो जिन 3 चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो 3 चीज़ें हैं: मोबाइल, मनी एंड मॉल्स। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये पैसा तो पहले भी था, आप ऐसी कौन सी नई चीज़ बता रहे हैं? तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा ज़रूर इस बात को। देखिए, मोबाइल जब था, पहले घरों में, मोहल्ले में एक फ़ोन हुआ करता था, आपके घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, और उस पर जब भी कोई फ़ोन आता था तो हम कम से कम समय में अधिक से अधिक बात कर लेते थे, और कम से कम समय में वेलबींग जान करके इस बात पर फोकस नहीं होते थे कि ये कौन से ब्रांड का फ़ोन है। लेकिन आज आप यदि किसी पर्सन से किसी पार्टी में मिल रहे हैं और आप बनारस क्लब में उस पर्सन से मिलें, और अगली बार यदि आप उससे रोटरी क्लब में मिलते हैं, तो हो सकता है उसका मोबाइल फ़ोन चेंज हो। और ये एक अब ब्रांड का एक सिम्टम बन चुका है। हमारे थॉट का कोई ब्रांड हो ना हो, बट कपड़ों का ब्रांड बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है। मनी, जो पैसा है, लोगों के पास पहले भी था, लेकिन जो पहले पैसा होता था उस पैसे से घर में एक आदमी कमाता था और 9 लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती थी, और पूरे के पूरे 10 लोग बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन आज घर में 10 के 10 लोग कमाते हैं और किसी की ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती है, तो भी सबके सब दुखी रहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी लाइफ में पैसे की वजह से शो ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यदि आप बड़ी पार्टीज़ नहीं करते हैं, यदि आपके घर बच्चा किसी मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में नहीं होता है, यदि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, यदि आपके घर अच्छे टाइल्स नहीं है, आपके घर अच्छी वॉल्स नहीं है, तो आपको पैसा होने के बावजूद भी लोग बहुत थर्ड क्लास कैटेगरी में रखते हैं। तो ये लोगों के परसेप्शन में चेंज आया है। और लास्ट, मॉल्स। मैंने जो केसेस अटेंड किए हैं या जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चे अपनी पार्टी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मॉल हैज़ बिकम अ बिग थिंग फॉर जस्ट लाइक it has become a big brand. If you're not going to malls, if you're not buying clothes from malls, it has become a public common topic for people to talk. लोग कॉमन पब्लिक पार्टीज़ में बात करते हैं। अच्छा, मैं लास्ट टाइम IP मॉल गया था तो मैंने ये वाला जैकेट लिया। ओके, मैं लास्ट टाइम विजया मॉल गया था तो मैंने ये पैंटालून से ख़रीदा। मीन्स पहले कुछ कम मार्केट हुआ करते थे, बट लोगों की चीज़ें इजीली सेटिस्फाई हो जाया करती थी। इस पूरी स्लाइड से जो मेरा क्रक्स है, जो मुझे कहना है, वो मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपको इस बात पे फोकस रखने की ज़रूरत है कि आपके थॉट्स का कोई ब्रांड होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट करते हो, लेकिन आपके मुंह से यदि दूसरों के लिए बुराई निकलती है तो वो टूथपेस्ट आपकी किसी हेल्प में नहीं आ रहा है। हमारी थॉट का यदि कोई ब्रांड नहीं है तो हम कितने भी महंगे से महंगे कपड़े पहने, लोग हमें मरने के बाद अपने थॉट्स में जगह नहीं देंगे। अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी देख रहे होंगे, कुछ दिनों पहले एक पोस्ट आई थी, उस पर एक गरीब महिला अस्पताल में बेड पे बैठी थी, उसको एक मंत्री जी केला दे रहे थे और उनके साथ 30-40 लोग लग के फ़ोटो खिंचवाए थे। आप सोचिए ईमानदारी से कि उस लेडी के फ़ोटो को बिना ब्लर किए आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, और उस लेडी का सेल्फ इस्टीम कितना डाउन होगा कि भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया है, गरीबी मेरे ऊपर इतना बड़ा कोढ़ बन गया है कि मैं आज एक केले के लिए भी अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। हमें अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। हमें अपने इंटेंशंस को इस लेवल पे प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है कि यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम उसको किस वजह से कर रहे हैं, ये वजह हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप किसी की मदद करें, आप फ़ोटो खींच के अपने पास रख लें ताकि आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। आप अपने घर पे लाएं, अपने पर्सनल फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेसबुक पे डालना, अलग अलग ग्रुप्स में डालना, ये सारे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हैं। हमें अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पीरियड आपको ये सिखाने आया है कि जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, जस्ट यू हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड। यदि आपके सामने कोई अपना कोई पर्सपेक्टिव रखता है, उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उस पर्सन को कायदे से सुन लीजिए। हम किसी को तब तक कायदे से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसको कायदे से ना सुने। जितने ज़्यादा र्यूमर्स, स्टीरियोटाइप इस कोविड-19 के दौरान लोगों को सुनने में आए हैं, ये सारे का सारा रीज़न
इसी रूट कॉज की वजह से है। वजह सिर्फ यही है कि हमें लगता है कि ये 6 है और सामने वाले को ये लगता है 9 है। हम दोनों को हाथ मिलाने की ज़रूरत है और दोनों को 6 और दोनों को 9 देखने की ज़रूरत है। हम दोनों को, यदि हम दोनों अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो शायद हमारे पास सिंगल आइडिया की जगह 4 नए आइडियाज़ हो जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सोसाइटी में यदि कन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है तो हम कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करें, ना कि कन्फ्लिक्ट क्रिएशन। इस दौरान जो लोग घर पे रुके हुए हैं या जो लोग घर पे जो भी स्टे होम स्टे सेफ के नारे को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ ये चीज़ मिलती है तो हमें उसको अवॉइड करना है। यदि लोग स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स, क्योंकि लोनलीनेस में कई सारे ऐसे एब्यूजिव कंडीशंस में लोग स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स को बहुत फोकस करते हैं और वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। आप यदि घर पे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको आपका बच्चा 24/7 ऑब्जर्व कर रहा है। आप पहले ऑफिस जाते थे, शॉप पे जाते थे, कहीं सर्विस करने जाते थे, तो आपका कुछ आर ऐसा होता था जिसमें आपके रियल सेल्फ को बच्चे नहीं जानते थे। लेकिन इस समय आपकी घड़ी घड़ी की चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं। यदि हमारी कोई हैबिट, हमारा कोई बिहेवियर हमारे बच्चों के फ्यूचर पे पड़ रहा है तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान की एक बहुत बड़ी मूल प्रवृत्ति होती है, वो जो करता है उसका कहना होता है मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। तो हमें ये बात समझनी है कि हमारी लाइफ में ये चीज़ बहुत तेज़ी से स्थान ले सकती है। इस समय हमें अवॉइड करना है। कुछ रिसर्चेस हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स में होते हैं, आप उनसे यदि बात करेंगे तो उनके पास कुछ कारण होते हैं उनको पीने के। वो कहेंगे इट्स कूल, इट्स एडल्ट लाइक, इट्स ट्रेंडी। ये एडल्ट्स का जो है डिस्कशन है। 70% टीन्स इंडल्ज इन ड्रिंकिंग इनटू सेलिब्रेशन। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। लोगों में पार्टी सेलिब्रेशन के लिए टीन एज में जो शराब है वो उनकी लाइफ में धीरे से अपना जगह बना लेती है। बहुत सारे लोग फ़न या प्रेशर में आकर के जो है शराब पीते हैं। बहुत सारे लोग जब अपसेट होते हैं, लगभग 32% वो शराब तब पीते हैं। 18% लोग शराब तब पीते हैं जब उनको अकेलापन फील हो रहा था या वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, बीवी चली गई तो पीते हैं, आ गई तो खुशी में पीते हैं, कोई मर गया तो गम में पीते हैं और कुछ घर ज़िंदगी में नया हो गया तो खुशी में पीते हैं। पीने वाले को सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। यदि हम जोड़ें तो लगभग 15% लोग इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनको बोरिंग फील हो रहा होता है। और आपको ये डेटा सुन के बड़ा ही आश्चर्य होगा, ज़िंदगी में 45% लोग लीकर जो है वो इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि यदि आप ज़िंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको शराब पीनी चाहिए। मैंने शराब पीने के बाद लोगों को नाली में तो देखा है, लेकिन मैंने आज तक किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को इस तरीके से ओपनली शराब पीते नहीं देखा है। फिर उसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि भाई पूछ मत, मेरी ज़िंदगी भाई साहब की जैसी हो गई है। तो ये हमारा अपना ओपिनियन है कि हम शराब पीने के बाद इनकी परिस्थिति में जाना चाहते हैं या हम शराब छोड़ करके अपनी लाइफ में अपने सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं। बुद्धा का एक बहुत अच्छा थॉट्स है, जो थॉट है वो थॉट है कि यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट भी हो सकती है। यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जी रहे हैं। मतलब आप यदि छोटी छोटी बात पे उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब आपने अपने पास्ट को अपनी ज़िंदगी में बांध रखा है। आपको लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं, आपसे कोई मजाक कर दे आप पर्सनलाइज कर लेते हैं, तो आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, एंशियस मतलब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं हर बात के लिए, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा फ्यूचर में ज़िंदा रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट को सुधारने का समय ही नहीं है और आपकी मैरिटल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि आपके जो फ्यूचर गोल्स होंगे, आपका जो फ्यूचर का करियर है, आप जो आप फ्यूचर अपने आप को देख पा रहे हैं, आपकी फैमिली वहाँ अपने आप को नहीं देख पा रही है। तो आपको इस बात में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है कि यदि आप बहुत खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो अपने आप को फ्यूचर से प्रेजेंट में लाने की कोशिश करनी है और यदि आप प्रेजेंट में हैं तो आपकी ज़िंदगी में शांति है, आप शांति से जी सकते हैं। यदि मैं आपसे लाइफ की डेफिनेशन पूछूं तो मुझे पता है कमेंट में बहुत सारे लोग बहुत सारे डेफिनेशंस बताएंगे, बट समय के अभाव में मैं चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। और वो है इफ़ देयर इज़ लाइफ। यदि आपकी ज़िंदगी में इफ़ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में इस पर सोच सकते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी में इफ़ है तो आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी है।
यदि आपकी ज़िंदगी में इफ़ नहीं है तो आप सिर्फ एक पशुवत जीवन जी रहे हैं। ठीक है, पशु के पास भी पूँछ होता है, पशु के पास भी जो है खाने के लिए मुंह होता है, वो भी उसके पास भी जेनाइटल्स होते हैं, वो भी फैमिली डेवलप करता है। लेकिन यदि एक ह्यूमन बॉडी में रह करके भी हमारे पास जीने का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो हम शायद ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। हम सिर्फ एक वैलिड प्लान के तहत दुनिया में आए और हम उस प्लान को कंप्लीट करेंगे और चले जाएंगे। सो लाइफ की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा कुछ बुरा है, थोड़ा सा कुछ अच्छे में बुरा है, थोड़ा सा बुरे में कुछ अच्छा है, और घुमा फिरा करके यही हमारी पूरी ज़िंदगी है। सो यदि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट इस बात में खोजते हैं कि आपके पास कितना पार है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप कितने ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप कितने बड़े पब्लिक फिगर हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, तो आप लाइफ में सेटिस्फैक्शन तो फील कर लेंगे। आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, अरे यार 4 लोग चलो जानते हैं, मेरी कुछ इज्जत है, मेरी कुछ वैल्यू है, लेकिन आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा। और घुमा फिरा करके मेरे पास जब भी कभी मैंने ऐसे केसेस अटेंड किए हैं जिनकी एज लगभग 60-70 के ऊपर हो, तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ बताई है। उनके सामने मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बात बहुत बड़ी बोली है, और उन्होंने बोला है हमेशा कि इस समय मेरा यदि कोई सब कुछ ले ले और मुझे शांति दे दे तो शायद वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेगा। तो यदि हमें 70 साल के बाद ये सोचना है कि ज़िंदगी में शांति चाहिए और वो आपके बाकायदे रेस्ट इन पीस का समय है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इन चीज़ों में लैक कर रहे हैं। हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम ये चीज़ लाइफ में अचीव करें, लेकिन अपनी लाइफ में सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही ना परेशान रहें। आप घुमा फिरा करके अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, लेकिन यदि आपके पास आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है, तो आपके दिए हुए पैसे से, आपके बनाए हुए बैंक बैलेंस से आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो फैमिली का फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस लाइफ का आपके पास है, यदि आप अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यदि आप खुशी खोज रहे हैं तो हम एक लाइन में बताना चाहेंगे, खुशी आपको हमेशा प्यार में मिलेगी, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे वो माँ से हो, चाहे वो बेटी से हो, चाहे वो पिता से हो, चाहे वो दोस्त से हो। लेकिन यदि किसी 2 लोगों के बीच में प्रेम है तो वहाँ पे खुशी है। इसके अलावा और कोई खुशी की डेफिनेशन नहीं होती। यदि आप ज़िंदगी में खुशी खोजना चाहते हैं तो प्यार करना सीखिए। प्यार और लस्ट, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्यार का मतलब ये होता है जहाँ हम मैक्सिमम सेक्रीफाइस करना जानते हैं। लस्ट का मतलब ये होता है जहाँ हम मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जब भी हम लस्ट की बात करते हैं तो वो ईगो से कनेक्टेड होता है, और जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ये बहुत सही समय है लॉकडाउन का आपके लिए, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज सकते हैं, हु एम आई। यदि आपके नाम के पीछे त्रिपाठी, गुप्ता, श्रीवास्तव, चतुर्वेदी, पांडे, साहू, व्हाटएवर जो भी आपके सरनेम के पीछे लगता है, यदि आपके सरनेम को आपके नेम से अलग कर दिया जाए तो आपकी वर्थ क्या है, आप कौन हैं? आप एक सोल हैं, आप एक पर्सन हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप कौन हैं? और अपने आप को यदि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। बिकॉज़ यदि आपकी लाइफ में ये समय चूक गया तो आप मेरी बात का विश्वास करिए, अगले 40-50 साल जब तक हम जीने वाले हैं, हमें ज़िंदगी में दोबारा ये कभी समय नहीं मिलेगा जब हम 24 घंटे बिना किसी कारण के घर पे रह सकें। ये बहुत सही समय है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज सकते हैं, हु एम आई। हु एम आई का 2 आंसर हो सकता है। एक आंसर ये हो सकता है कि क्या हम एक मिसगाइडेड गॉड हैं या हम एक डेवलप्ड एनिमल हैं। यदि हम एक डेवलप्ड एनिमल हैं तो हमारी ज़िंदगी एनिमल्स के जैसे ख़त्म हो जाएगी। आपके पड़ोस में कोई गाय मर जाए, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे तो म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि आओ इनको उठा ले जाओ। और बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, इंसान मरा तो 4 लोग घाट तक जाएंगे, आपके अंतिम क्रिया होने के बाद वापस लौट के आके डिसाइड करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी किसको कितनी बटेगी। तो आपने यदि अपने लाइफ में देवताओं जैसा कोई काम नहीं किया है, देवता में और जानवर में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि देवता वो होता है जो देता है। यदि आपको देने नहीं आता, यदि आप दे नहीं सकते, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं और आपको अपनी लाइफ में ये सोचना है। लेकिन देवता वो होता है जो अपने लिए थोड़ा रखता है, उसके बाद दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। दुनिया में मैंने जो 2 लोग देखे हैं, उन 2 लोगों की वैरायटी में एक खास है। एक अपना सब कुछ लुटा करके अपने आप को बर्बाद कर लेता है, एक अपना सब कुछ बचा
करके अपने मरने के बाद अपनी संतानों को झगड़ा करने के लिए छोड़ के जाता है। दोनों गलत हैं। दोनों इसलिए गलत हैं क्योंकि दोनों को ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जीने आ रही है। यदि आप बहुत ज़्यादा जुटाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चिंता बढ़ जाएगा, और यदि आप बहुत ज़्यादा लुटाते हैं तो भी चिंता आएगी कि खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे। तो आपको चिंता से चिता पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बैलेंस को मेंटेन करना है कि मेरे पास अपने लिए भी हो और मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। यदि आप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें तो आपके जैसा फेस दूसरा मिल सकता है, लेकिन आपके जैसा पर्सन दूसरा ज़िंदगी में कोई नहीं मिल सकता, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। बिकॉज वी रिजेंबल नन, वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ दैट ऑल माइटी। हमसे किसी का फेस मिल सकता है, बिहेवियर नहीं मिलेगा। बिहेवियर मिल जाएगा तो थॉट पैटर्न नहीं मिलेगा। थॉट पैटर्न मैच कर जाएगा तो इंटेलिजेंस का लेवल नहीं मैच करेगा। इंटेलिजेंस का लेवल मैच कर जाएगा तो हमारा वैल्यू सिस्टम उससे मैच नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं चीज़ें डिफ़र ज़रूर होंगी। तो हमें अपनी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, और हमें भगवान को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि भगवान आपने मुझे ये ज़िंदगी दी। आपने मुझे कोविड-19 की कंडीशन में हर रोज़ मैं सुबह उठ रहा हूँ, दिन भर अच्छे से खा रहा हूँ, शाम को आराम से घूम फिर रहा हूँ छत पे, और रात को फिर रेस्ट कर रहा हूँ और फिर सुबह उठ जा रहा हूँ। इससे अच्छी ज़िंदगी और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि यदि मुझे इस चीज़ का फियर नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो शायद आई एम ब्लेस्ड। सो यू हैव टू फील दैट यू आर ब्लेस्ड इन दिस कंडीशन। हम लोग कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं? सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मीन्स हमें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम डे टू डे लाइफ में करते क्या हैं। यदि हम जो भी करते हैं वो हमें क्लियर हो जाए तो हमें फिर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सेल्फ रिफाइनमेंट करना है। सेल्फ रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी वो चीज़ें जिसमें हम लैक कर रहे हैं उसको हम कैसे रिफ़ाइन करें, उसको हम कैसे साफ़ करें। बिकॉज हम जो फॉलो कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ एरर्स हों। जब हम सेल्फ रिफाइनमेंट करते हैं तो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप होता है, और जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो आपका पैसा बढ़े, लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके थॉट्स पे चेंजेस आते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। सो यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट की फ़ेज़ में आ गए हैं तो फिर आपको सेल्फ एक्सटेंशन करना है। यदि मैंने कुछ नया और कुछ अच्छा सीखा है, मैंने लाइफ में कुछ डेवलप किया है, तो मुझे अपने साथ वालों को डेवलप कराना है। ठीक है। सो ये 4 प्रोसेस हैं: सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्सटेंशन। यदि आप ज़िंदगी में खुश फील करना चाहते हैं और इस दौरान ज़्यादा खुश फील करना चाहते हैं तो नाचना सीखिए। नाचिए, कुछ भी बजाइए, डांस करिए। 4 लोगों को घर में, यदि किचन में आपकी वाइफ काम कर रही है, जाइए उनका हाथ पकड़िए और डांस करिए। यदि आपको हेजिटेशन है तो वो समय याद करिए जब आपने शादी करके अगले 2 महीने बहुत खुशी से बिताए थे। आपको सारी चीज़ें करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। आप डांस करिए, अपने बच्ची के साथ डांस करिए, बच्चों के साथ डांस करिए, अपने फादर को जो है एन्जॉयमेंट फील कराइए, या कोई भी टीवी पे एक सीरियल आ रहा है तो साथ में बैठ के देखने की कोशिश करिए। बट अपने लेवल ऑफ प्योरिटी को इस समय जो है प्यूरिफाई करने का सबसे बेस्ट लेवल है ये, सबसे बेस्ट पीरियड है ये। आपके पास यदि पेट्स हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं? आप उनसे अपने मन की बात कहिए, उनसे अपने दिल की बात कहिए। यार आजकल बहुत बोरिंग फील करते हैं, तुमको कैसा लगता है? वो आपकी ओर सिर्फ चुपचाप देख रहा होगा और आपको ये लगेगा कि ये मुझे सुन रहा है, ये मुझे समझ रहा है। वो आपको बहुत प्लेजर देगा और आपके अनकॉन्शियस का प्रेशर भी रिलीज़ करेगा। यदि आपके पास पेट नहीं है तो यूज़ अ पपेट। कोई पपेट यूज़ करिए, कोई डॉल यूज़ करिए और अकेले में उससे थोड़ी देर बात करिए। उसको एक ऐसी उसको ऐसा फील कराइए कि जैसे आप उससे बहुत कनेक्टेड है। आपका इमोशनल प्रेशर इस समय बहुत रिड्यूस होगा उसकी वजह से। जेन्युइन और सपोर्टिव बनिए। आप जेन्युइन बनने की कोशिश करिए। जेन्युइन इन द सेंस कि जो है वो दिखाइए, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे प्रेशर रिलीज़ होगा। यदि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बात करिए, हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से बात करो। बट यदि आप नहीं फील कर रहे हैं तो अननेसेसरी का ड्रामा ना करें। अननेसेसरी के जो सिचुएशंस हैं उसको अवॉइड करें। सपोर्टिव बने। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में छत पे थोड़ा सा कुछ खाने का रख सकते हैं, चिड़ियों के लिए किसी पॉट में पानी रख सकते हैं, नीचे गेट पे आपके रात का बचा हुआ खाना रख सकते हैं, गाय खा ले या कुत्ता खा ले। आसपास के जो भी जानवर हैं उनके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ये सबसे बेहतर समय है जब आप अपनी फैमिली के साथ अनलिमिटेड लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंडोर गेम खेल सकते हैं, आप फैमिली के साथ चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। आप इस दौरान कोई शादी की कैसेट लगा करके देख सकते हैं और उस दौरान जो है एक दूसरे का फ़न बना सकते हैं। अरे वाह, उस टाइम देखो तुम कैसे लगते थे, अभी तुम कितने मोटू छोटू से हो गए, अरे तुम कितने प्यारे लगते थे, अभी तो क्योंकि तुम कितने पतले हो गए हो। मीन्स एक आपका इमोशनल प्रेशर रिलीज़ करने का और फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा समय है ये।
आप बहुत अच्छी कैथारसिस कर सकते हैं इस समय। यदि आपको गाना सुनना पसंद है, यदि आपको गाना गाना पसंद है, या आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आप किसी भी मीनिंगफुल सॉन्ग को, यस आई रिपीट, आप किसी भी मीनिंगफुल सॉन्ग को इस दौरान या तो बजा सकते हैं, या तो सुन सकते हैं, या तो गा सकते हैं। उससे आपका इमोशनल प्रेशर रिलीज़ होगा। पहले महिलाएं घर में रेडियो बजाती थीं और रेडियो बजाते बजाते किचन में खाना बन जाता था, उस दौरान दही भी जम जाती थी, उस दौरान सुबह के नाश्ते की भी तैयारी हो जाती थी और सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब हम गाना सुन रहे होते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उस गाने के मीनिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें बहुत अच्छा फील आता है। तो उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस है वो डाउन होता है। तो आपको गाना सुनने की, गाना गाने की या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, जो आपको अभी भी हेल्प करेगी और इन फ्यूचर भी हेल्प करेगी। आप कुकिंग ट्राई कर सकते हैं। येस, कुकिंग एक डायनेमिक मेडिटेशन है। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन क्यूजीन है वो अपने आप में इतना वास्ट वैरायटीज़ ऑफ फूड रखता है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का मिला दिया जाए तो वो एक तरफ और इंडिया का फूड एक तरफ। सो आप अपने कल्चरल रीजन के, आप गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्रियन, बंगाली, मल्टीपल डिशेस खाने से हमारे मन में मल्टीपल रिलीजन्स के लिए मल्टीपल रिस्पेक्ट डेवलप होता है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि यदि हमें आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं पता तो सीधी सी बात है भाई, हम आपको कुछ अच्छा भी नहीं बोलेंगे, कुछ बुरा भी नहीं बोलेंगे, हो सकता है कुछ बुरा भी बोल दें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप डायनेमिक मेडिटेशन कर सकते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन की एक और प्रोसेस होती है, कोई भी फास्ट म्यूजिक का गाना बजा करके आंख बंद करके 15 मिनट तक लगातार नाचना। इस बात का ध्यान रखना कि आपको चोट ना लग जाए। ओके, सो कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग इज़ द बेस्ट वे दिस टाइम। नई स्किल लर्न कर सकते हैं। फैमिली वालों को, लो मैं आज कुछ नया बनाया हूँ, ये खाओ वो खाओ, और आप लोगों को खिला करके उनसे बॉन्ड अच्छा कर सकते हैं। आप टेली काउंसलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इस दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के लिए टेली काउंसलिंग की फैसिलिटी रखी है। मैं खुद भी टेली काउंसलिंग का एक पार्ट हूँ और ऑलरेडी जो है रोज़ इवनिंग में 3 से 5 के बीच में कॉल अटेंड करता हूँ। तो आप टेली काउंसलिंग के थ्रू किसी से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आप अपने अनकॉन्शियस में कोई ऐसा गिल्ट जो आप फैमिली में डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप वो लिस्ट व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। मैं वो लिस्ट आपसे शेयर कर सकता हूँ, फेसबुक पे भी शेयर कर सकता हूँ। आप उसमें किसी पर्सन से ऑन कॉल डिस्कशन कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, इस दौरान आपके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही है, कैसा आपका इमोशनल स्टेट क्या है। ठीक है, और आप बिना किसी से डिस्कस किए ये अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। और काउंसलर के साथ हमेशा हमारा डिस्कशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब वो उसके और हमारे बीच में होता है। राइट एंड डिस्ट्रॉय। यदि आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो लगातार उनको पन्नों पे लिखने की कोशिश करिए और 5, 10, 12 पन्नों पे लगातार फ्लो में लिखिए और उसको फिर खूब मज़े से, आप चाहें तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दीजिए। और फनी कुछ करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल हाथ से ऐसे एकदम क्रश करके और जो है उसको गैस पे जला दीजिए, या उसको कहीं छत पे खुली जगह पे माचिस लेके जाइए और उसको जला दीजिए। आपका इमोशनल अनकॉन्शियस स्ट्रेस उससे रिलीज़ होगा। आप योगिक प्रैक्टिसेस ट्राई कर सकते हैं। आई नो इट हैज़ बिकम अ वेरी टफ फॉर एवरीवन कि आजकल लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं या कोई बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आप योगिक प्रैक्टिसेस का कोई ऐसा विशेष समय का कोई बहुत वो नहीं है। बस आपका पेट खाली होना चाहिए और आपको खाना खाने के 2 घंटे पहले करना है या खाना खाने के 4 घंटे बाद करना है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के हिसाब से जहाँ भी शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं और नमस्ते योगा के पेज पे भी आपको बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स इसके लिए मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी चीज़ें जो है फाइंड आउट करके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फॉरगिव पीपल एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हाँ, ये बहुत सही समय है जब आप लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं और उनको माफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप किसी से बहुत लंबे समय से नाराज़ हैं, उससे बात नहीं किए हैं, उससे गुस्सा हैं, उसको एक मैसेज करिए, उसको एक चिट्ठी लिखिए, उसको एक कॉल करिए, उसको वीडियो कॉल करिए, या किसी से आपको नाराज़गी है या आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो उसको फ़ोन करिए, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसको फ़ोन करिए या मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए और उस पर्सन से बात करिए। आप उस पर्सन को धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरी ज़िंदगी में दी, इस समय में ये चीज़ नहीं की होती तो शायद मेरी लाइफ में मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। लोगों के प्रति अपने थैंकफुलनेस का जो है शो करने का बहुत सही समय है। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने नानू नानी को, दादा दादी को, यदि घर में कोई बहुत ओल्ड एज है उनको फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट गिव देम अ फीलिंग ऑफ वार्मथनेस।
इस दौरान कुछ प्राणिक हीलिंग की टिप्स भी मैं आपको देना चाहूँगा जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने ऑरा की क्लिनजिंग के लिए जब भी आप नहा रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कोशिश करिए कि आप अपने बाल्टी में 2 चम्मच नमक डाल लीजिए, ठीक है, और आप उससे जो है आराम से बिल्कुल बढ़िया बात लीजिए। आप 2 टाइम भी नहाना चाहें और आपके कंट्री का या आपके सिटी का वेदर यदि फेवरेबल है तो नो इश्यूज़ एट ऑल, आप यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करिए हफ्ते में 1 दिन, चूँकि इस दौरान फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, बट जैसे बहुत सारे फलाहार हैं, इंडियन क्यूजीन में फलाहार का भी बहुत बड़ा स्थान है और आपको पता होना चाहिए हमारी इंडिया कंट्री में 250 से ज़्यादा फलाहार की वैरायटीज़ हैं और डिशेस तो की गिनती हज़ारों में, खैर वो एक अलग एरिया ऑफ कंसर्न है। बट नेचुरोपैथी कहता है कि कोशिश करिए हफ्ते में 1 दिन थोड़ा सा खाली पेट रहिए। खाली पेट इन द सेंस कि आप जैसे मंगलवार है, यदि आपको हनुमान जी बहुत पसंद है तो अवॉइड करिए कि दिन में 12 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, या दिन में 12 बजे तक आप सिर्फ लेमन वाटर पी करके रहेंगे, या आप शाम को 3 बजे तक मैनेज करेंगे। जितना भी आपका शरीर अलाउ करे आप वो प्रोसेस भी ट्राई कर सकते हैं। कोई एक लंच या कोई एक डिनर स्किप कर सकते हैं। आई विल नॉट से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, बिकॉज आज के समय पे लोगों की जॉब प्रोफाइल भी बदल गई है और काम करने का तरीका भी बदल गया है। तो मैं आपको कहूँगा टेक मोर स्लीप एंड रिलैक्स मोर। आप जितना ज़्यादा सो सकते हैं सोइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो रिलैक्सेशन होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आपको खूब रिलैक्स होके सोना है और खूब रिलैक्स करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों साथ में आता है। जब आप सो के उठें, 10-15 मिनट शांत रहें, अपने डे को ऑर्गेनाइज करें, सोचें कि ये कुछ नया क्या करना है, चलो अच्छा बात करते हैं। बोलने से पहले कोशिश करें कि आप मुंह से कोई अच्छे वर्ड्स निकालें। सुबह उठते ही यदि आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक या इनके मैसेजेस चेक करते हैं, तो हो सकता है आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाए। तो कोशिश करिए कि जब भी आप उठिए 10-15 मिनट अपने साथ स्पेंड करिए। सुबह सो के उठने के बाद आप इस दौरान भी कर सकते हैं और लाइफ टाइम इसको फॉलो कर सकते हैं ऊषा पान। ऊषा पान एक बहुत ही एंशियंट योगिक टेक्निक है जो कहती है कि हमें जो है सुबह उठने के बाद तांबे के लोटे का या किसी मिट्टी के पॉट का या नॉर्मल जो है ल्यूक वार्म वाटर जो है 1 गिलास पीना चाहिए। और उसको पीने से आपके माउथ में जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपकी बॉडी से कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने शुरुआत में सबसे ज़्यादा बोला था कि यदि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है और कॉन्स्टिपेशन है तो आप कैटेगरी में बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करना है और आपको ऊषा पान करने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं आप इस दौरान। याद रखें जानवर भी सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो अब हम उनके आसन प्राणायाम को तो नहीं जान सकते, लेकिन इन ब्रीफ में आपको बताऊं तो जो हमारे लाइफ में योगा का स्थान बना है, जो यौगिक टेक्निक्स हैं उसमें जो है 84 लाख आसन बताए गए हैं। और जो 84 लाख आसन हैं वो 84 लाख आसन 84 लाख योनियों से आए हैं। यानी मार्जारी आसन मतलब बिल्ली वाला आसन, ठीक है, व्याघ्र आसन मतलब बाघ के जैसा आसन। तो आप किसी भी आसन को ट्राई कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। यदि आपको कोई हेल्थ डिजीज़ ना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप थोड़ी देर अपनी गर्दन को इधर उधर हिला सकते हैं। अपने किसी वेल विशर को जो है आपके आसपास यदि कोई हो फैमिली में तो उसके पास 10 मिनट बैठ सकते हैं बिना कुछ बोले। कई बार लोगों की प्रेजेंस ही सब कुछ होता है, तो आप बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ सकते हैं, मॉर्निंग टी ले सकते हैं। देयर आर मेनी अदर रीजंस। सुबह उठने के बाद आपको एक फिक्स गोल बनाना चाहिए। फिक्स गोल बनाना चाहिए, जैसे आज मैं क्या बनाने वाला हूँ, आज मुझे क्या खाना है, उस हिसाब से शॉपिंग करिए, उस हिसाब से कुछ लाइए, उस हिसाब से कुछ करिए। क्योंकि जब हमारे पास एक गोल होता है तो हम एक्ट करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास गोल नहीं होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा डिसीज़न अक्सर जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला या बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन डेवलप करने वाला होता है। और रात को सोने से पहले 2 मिनट ही एक एनालिसिस करिए। एनालिसिस किस चीज़ की करिए कि आज मैंने जो गलती की है मुझे पूरा प्रयास करना है कि मैं इस गलती को कल ना दोहराऊं। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट गॉड, बट एक अच्छा इंसान वही है जो गलती को ना दोहराए। यदि आपको बहुत ज़्यादा
कहीं ना कहीं मैलिशियस थिंकिंग आती है, या आपको बहुत ज़्यादा आपका थॉट जो है वो नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फिक्सेशन फील कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप बहुत इरिटेटेड हैं, आपके बारे में लोग बहुत कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपके पीठ पीछे बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन है जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। क्योंकि जब हम अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे थॉट ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी एनालाइज करने पे। यदि आप अपने थॉट की साइकिल को देखें तो जिस पर्सन से रिलेटेड थॉट आपके दिमाग में ज़्यादा आ रहा है, आप अनकॉन्शियसली उस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप जितने ज़्यादा सिंप्लिसिटी से जीने की कोशिश करेंगे आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही कम होगी। तो अपने थॉट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, जूम इन करें। जूम इन का मतलब होता है जब भी हम किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में देखने की कोशिश करते हैं या अपने आप को डालते हैं, तो हम जब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारा जो थॉट है वो थॉट हमारे अंदर थ्रेट डेवलप करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी भी सिचुएशन को जब बड़ा करके देखते हैं मतलब जैसे कि हम उसमें इन्वॉल्व होकर के नहीं, उससे बाहर निकल करके देखते हैं, उससे खुद को बाहर निकाल के देखते हैं, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। आपको जूम इन उसमें करना चाहिए जहां आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है वहां पे जूम आउट करिए और खुद को उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करिए। बुक थेरेपी एक बहुत कॉमन थेरेपी है जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है, और इसका यूज़ अब साइकोलॉजिस्ट लोग, हम लोगों ने भी अपने प्रोफेशन में करना स्टार्ट कर दिया है। आप बुक थेरेपी में क्या कर सकते हैं, सोने से पहले एटलीस्ट एक पैराग्राफ, कोई भी एक थॉट, फोन, चाहे आपके किसी टेक्स्ट बुक से, चाहे किसी भी चीज़ से, यदि आप कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ के सोते हैं तो हमारा जो माइंड है इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये पूरे रात उस पर वर्क करता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यदि आपको कभी किसी डिबेट में, किसी कंपटीशन में जाना है और आपको ये लगे कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो आपको जिस टॉपिक पे बोलना है आप उस बारे में सोचते सोचते रात को सो जाइए। सुबह आप जब बोलेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि इतने थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हम जिस टाइप के थॉट्स को दिमाग में लाइक प्लांट करके सोते हैं, सुबह तक उसमें फल फूल लग चुके होते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है और वो इन सारी चीज़ों को, इस सारी थॉट प्रोसेस को जो है मॉनिटर करता है और इसमें बहुत सारे कंटेंट को ऐड ऑन और डिलीट करता है। तो आप रात को सोने से पहले किसी पॉजिटिव कोट या किसी पॉजिटिव थॉट के साथ सो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एन एक्सीलेंट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया में यदि एक अच्छे इंसान से आप मिलना चाहते हैं तो खुद से मिलिए। आप अपने आप से पर डे बात करिए, नहीं तो आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। अगले 5 मिनट में मैं कंक्लूड करूँगा, और ये क्या चीज़ें हैं। आप अपने आसपास खुशियाँ बिखेरिए, लोगों को खुशी दीजिए। मुझे पता है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, मुझे पता है कि हम मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रिसर्चेज हैं वो यही बताती हैं कि इंसान दवाई से ज़्यादा दुआ से ठीक होता है और एक अच्छी संगति से ठीक होता है। हमारी थॉट प्रोसेस, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में, कोई भी डिजीज़ लाइफ में पहले थॉट में आता है, फिर वो बॉडी में आता है, उसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं। और कोई प्रॉब्लम जब शरीर में दिखता है और फिर मन पे असर करता है तो वो सोमैटोसाइकिक होता है। तो हमारी लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक होती हैं। कोई भी चीज़ थॉट के थ्रू जो है वो चिपक जाती है और धीरे धीरे वो डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट होती है। सूजन बैबल नाम की एक लेडी हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, कंटेंट तो काफ़ी है बट रनिंग विद शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट। सूजन बैबल ने कहा है, यदि आपको हमेशा शोल्डर पेन फील, उन्होंने 12 तरीके के पेन पे रिसर्चेस की हैं, मुझे 2-3 याद है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा जैसे आपको यदि हमेशा घुटनों पे पेन होता है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एप्रिसिएशन फील कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम लेडीज़ को आर्थराइटिस या इस टाइप का पेन होता है, और आप देखिए यदि पूरी इतिहास उठा करके तो उनके लाइफ में एप्रिसिएशन की कमी बहुत ज़्यादा रही होती है। यदि आपको हमेशा नेक पेन रहता है या शोल्डर पेन रहता है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चल रहे होते हैं, क्योंकि शोल्डर्स हमेशा इमोशनल प्रेशर कैरी करते हैं। आपको कैथारसिस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज़ लर्न टू केयर। हमें केयर करना जानवर भी सिखाता है। एक कुत्ता भी, यदि उसका एक बच्चा, 4 बच्चे हैं और एक बच्चा बाइक से दब के मर गया तो अपने तीनों बच्चों को किसी और इलाके में ले जाके शिफ्ट करता है। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें ये लर्न करना है कि हम लोगों की केयर कैसे करें। एक बहुत अच्छा मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, वो मेथड है नर्चर नेचर। मीन्स हम
सूर्य से एनर्जी लेते हैं, कपड़े सुखाते हैं, सूर्य देवता हमें कभी भी कोई टैक्स नहीं भेजते, भाई आपका जो है सन यूसेज बिल आ गया। हम कभी भी फॉर एग्जांपल पानी पीते हैं नदी का, तो यदि हम नदी का पानी पीते हैं तो नदी हमसे जाने से पहले नहीं कहती हो भाई साहब कार से बैठने से पहले 20 रुपये दे दो, मेरा टैक्स होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम नेचर से हमेशा लेते हैं, हम देते नहीं हैं। तो हम देने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने बर्थडे पे या अपनी किसी मैरिज एनिवर्सरी पे या घर में कोई बहुत अच्छा ओकेज़न पड़ा है तो हम एक नया पेड़ लगा सकते हैं, अपने आसपास के मोहल्ले में, इलाके में एक नया पेड़ लगा सकते हैं और उसको छोटा भाई छोटी बहन या कुछ भी समझ करके, उसको अपना समझ करके उसको बड़ा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो बड़ा होगा तो शायद हम जो मदर नेचर ने हमारे लिए जितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, शायद हम उसमें से उनका 2-4% कर्ज उतार सकें। शेयर लव, लोगों के साथ प्यार बांटना सीखिए। आपकी कोई भी स्किल हो, गाना गाना आता हो तो दूसरों के लिए गाना गाइए, फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, उनको गाना सुनाइए, उनको परेशान करिए, उनको डिस्टर्ब करिए, बट लोगों से इन्वॉल्व रहिए। बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, सो वी नीड पीपल इन आवर सराउंडिंग, सो ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू पीपल इन योर एवरीडे बेसिस। बेस्ट टाइम फॉर ट्रू फ्रेंडशिप, यदि आपका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, उसको फ़ोन करिए, उससे बात करिए, उससे अपने जो रिलेशन है उसको रिवाइव करिए। आप ये कॉलम बना लीजिए कि आज मैं इन 5 लोगों को फ़ोन करने वाला हूँ और इनसे बात करने वाला हूँ, इनको परेशान करने वाला हूँ, और बताओ कुछ नया चल रहा है, पिछले कई सालों में तुमने फ़ोन नहीं किया, चलो मैंने ही ट्राई किया, मैं ही बात करता हूँ। किसी न किसी रीज़न पे बात करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो सुदामा बन के जाइए, अपना प्रेशर मत दिखाइए, आई हैव अचीव दिस थिंग, आई हैव अचीव दैट थिंग। आप अपने दोस्त के पास जब जाइए तो उसको एक फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी दीजिए, उसको बड़ा फील कराइए, यू आर गुड, यू आर बेस्ट पर्सन हुम आई फाउंड। बिकॉज जब आप अपना प्रेशर नहीं फील कराएंगे तो शायद वो भी बहुत हल्का फील करेगा और आपके हिसाब से धीरे 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 नीचे आके आपके लेवल पे बात करेगा। शेयर फूड, प्रोटेक्ट समवन, ब्लेस अदर्स, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ये सही समय नहीं है जब हम बाहर निकल के सेवा कर सकें, लेकिन यदि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कभी आइए चलिए आपके पैर में तेल लगाते हैं, आइए आपकी हेड मसाज कर देते हैं, कुछ भी करें 2 मिनट के लिए ही, बट कुछ ऐसा करें जिनसे उनको फीलिंग ऑफ उनको एक अच्छी फीलिंग आए। ओके, उनको एक अच्छी फीलिंग आए, उनको एक अच्छा एक अच्छा वार्मथ वाला फील आए कि या somebody is there who care for me। बिकॉज 2 एज में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। एक एज होती है बचपन, हाँ बचपन में आप थोड़ा अमेज फील कर सकते हैं, लेकिन बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, इसीलिए वो भाग भाग के जो है फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा सा ईगो एक क्लैश करता है, लोग बैठना चाहते हैं साथ में, बट उनका एज एक्सपीरियंस और उनका एज कहता है कि नहीं नहीं बैठना है। तो आपसे यदि कोई बड़ा है, छोटा आपके पास आए तो उसे हक करिए, उसे गोद में उठाइए, और यदि कोई बड़ा है आपके घर में, आपके आसपास की सराउंडिंग में, तो उससे बरामदे में 1 कप चाय लेके बैठ जाए और पूछिए, और आंटी क्या हाल चाल है, आजकल आप बहुत शांत रहती हैं, और बताइए कैसा फील करिए, आपका तुलसी का पौधा कैसा है, और आपने नया कोई पॉट लगाया कि नहीं लगाया, कुछ भी बात करिए। अच्छा आपने लास्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था, क्या था, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि आप किसी का इमोशनल प्रेशर, एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस से भी ज़्यादा एक काउंसलर की फ़ीस होती है। मैं लोगों को 1 घंटे सुनने का 1000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर कंसल्टेशन के 200, 250, 300, 500 रुपये लेता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को यदि सुन रहे हैं तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ वार्मनेस फील करा रहे हैं। तो लोगों को अपने नाना नानी, जिनसे भी आप कनेक्टेड है, जो भी बुजुर्ग है, जो भी रिलेशन हो, जस्ट गिव देम अ कॉल और ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद देम। होल्ड हैंड्स, लाइफ में हम हमेशा बहुत एक्सपीरियंसफुल नहीं होते, लोगों से सलाह लें और उनको सम्मान दें। आपको करना अपने मन का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जब हम सलाह लेते हैं तो हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। And the last 3 formula which I would like to give here, that is 3C formula: do not complain, do not compare and do not criticize। आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी हो, आप रेंट के घर में रहते हो या खुद के घर में रहते हो, लेकिन यदि आप एक कंप्लेनिंग मोड के पर्सन हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे इज्जत आपको नहीं मिलेगी। कारण ये है कि यदि आप मुझसे किसी की कंप्लेन कर सकते हैं तो किसी और से मेरी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि यदि आपके अंदर कंप्लेनिंग की हैबिट डेवलप हो रही है तो ट्राई टू अवॉइड इट। डू नॉट कंपेयर, मेरे पास BMW है, मर्सिडीज़ है, या मेरे पास अपनी खुद की अपाचे है तो तुम्हारे पास नहीं है, कंपेयर मत करिए। या उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं। यदि आप कंपेयर करते हैं तो अननेसेसरी का स्ट्रेस डेवलप होता है। ट्राई टू अवॉइड इट एंड क्रिटिसाइज, डू नॉट क्रिटिसाइज।
क्रिटिसाइज करना इन अ हेल्दी वे इज़ अ वेरी गुड थिंग. इट शार्पन्स योर इंटेलेक्ट. ये आपके इंटेलेक्ट को शार्प करता है. लेकिन जब हम क्रिटिसाइज किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे होते हैं तो हम उस पर सुपरसीड तो कर जाते हैं, बट अनकॉन्शियसली हम उसके डेवलप करने वाली चीज़ें भी जो डेवलप कर लेते हैं. तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज 3 C's इन आवर लाइफ. सो टेक द फर्स्ट स्टेप टू फ्री योर स्पिरिट एंड बी माइंडफुल. माइंडफुलनेस लॉर्ड बुद्धा का दिया हुआ एक बहुत अच्छा टेक्निक है. बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. माइंडफुलनेस का सिंपल सा मतलब है, विच आई वुड लाइक टू ब्रीफ इन 2 लाइन्स. एक सिंपल सा मतलब है कि हम जो भी काम करें, जैसे भी करें, हम उसमें अपना पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट दें. यदि हम खाएं तो एकदम मन मिजाज से खाएं, एकदम जम के खाएं, मतलब स्वाद को फील कर करके खाएं. सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए ना खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं, अपने टेस्ट ग्लैंड्स को प्लेजर देने के लिए खाएं. यदि हम सोएं तो खूब अच्छे से सोएं, अपने पीठ को आराम दें, अपने बटक्स को आराम दें, अपने शोल्डर्स को आराम दें. यदि हम कुछ स्मेल करें, कुछ सूंघें, किसी फूल को हाथ में लें, तो उसकी महक से अपने शरीर के अंदर हो रहे हर चेंजेस को फील करें. बुद्धा ने इसी प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस बताया. ये बहुत ब्रॉड प्रैक्टिस है, बट आप माइंडफुलनेस की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो विद दिस many thank you and Jai Hind to everyone. I would like to say thanks to all my viewers who have watched the whole discussion with full patiently. I know at times I was might be was having a lot of content. I tried to just conclude it in a very short period, but if you try to get connected to me again, just drop a text or give a message to the page of Namaste Yoga. I will be again live for a different session. So with this, thank you and Jai Hind everyone. Thank you so much for watching. Thank you so much for being a very patientful audience. Thank you so much.